हाय, वेलकम टू मूवी जूस। आज हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म एग्जाम। फिल्म की शुरुआत में 8 उम्मीदवारों को एक प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। कुछ उम्मीदवार उत्साहवर्धक शब्दों से खुद को मोटिवेट करते हैं, जबकि कुछ परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपनी अपीयरेंस में कुछ सुधार जोड़ते हैं। पूरे कमरे में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए समान रूप से रखे गए डेस्क और हल्की रोशनी की जाती है। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसमें कैमरे भी हैं। उनमें से 8 के बैठने के बाद बंदूक के साथ एक गार्ड कमरे में प्रवेश करता है, जिससे उम्मीदवार घबरा जाते हैं। उसके पीछे एक आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम नहीं बताता और बस अपना परिचय इन्विजिलेटर के रूप में देता है। फिर वह उनसे इस कमरे तक पहुंचने में हुई कठिनाइयों के लिए माफी मांगता है और खुलासा करता है कि उम्मीदवार पिछली सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पार कर चुके हैं और फाइनलिस्ट हैं। अगर वे यह आखिरी परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। परीक्षण के नियम के रूप में पर्यवेक्षक का दावा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कोई संघीय कानून लागू नहीं होता है और उम्मीदवारों से केवल परीक्षा के कानून का पालन करना होता है। उन्हें गार्ड या इन्विजिलेटर से बातचीत करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह यदि वे जानबूझकर या गलती से पेपर बर्बाद कर देते हैं और किसी भी कारण से कमरे से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षण पूरा करने के लिए उम्मीदवार के पास 80 मिनट का समय होगा। उनके सामने पेपर पर केवल एक ही क्वेश्चन है जिसका उन्हें उत्तर देना है। फिर इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई क्वेश्चन है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो उन्हें शुभकामनाएं देता है। टाइमर शुरू करता है और बाहर चला जाता है। कैंडिडेट्स अपने अपने कागजात पलटकर देखते हैं तो वो पूरी तरह से खाली होता है। वे सभी असमंजस में एक दूसरे को देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे और अधिक घबरा जाते हैं। इसलिए उम्मीदवार नंबर 2 अपने पेपर पर लिखना शुरू कर देती है कि वो क्यों सोचती है कि वो नौकरी के लिए योग्य है। कमरे में कैमरा उसके पेपर पर जूम करता है और गार्ड को उसे बाहर फेंकने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसने उसका पेपर बर्बाद कर दिया है। नंबर 2 दूसरे मौके की भीख मांगता है क्योंकि गार्ड उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद नंबर 5 को एहसास हुआ कि नियम कहता है कि वे इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो दूसरों को भी यही बात बताता है, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि उत्तर खोजने से पहले उन्हें ये पता लगाने के लिए मिलकर काम करना होगा कि क्वेश्चन क्या है। समूह कई तरीकों पर चर्चा करता है जिनसे वे परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन वे सभी उतने ही कंफ्यूज हैं। इस दौरान कैंडिडेट नंबर 1 कुछ भी नहीं बोलते। एक आदमी अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 का सुझाव है कि वे एक दूसरे को पालतू जानवरों के नाम दे ताकि उन्हें अपनी असली पहचान उजागर न करनी पड़े। वो उम्मीदवार को नंबर 1 कहता है डेफ, क्योंकि उसने अभी तक बात नहीं की है। फिर लड़कों को उनकी जाति के अनुसार ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट नाम दिया जाता है और लड़कियों को उनके बालों के रंग के अनुसार ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क नाम दिया जाता है। उसके बाद व्हाइट ने सुझाव दिया कि वे अपनी सीटों से उठ जाएं क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मौका लेता है और उठ जाता है। हर किसी की खुशी के लिए गार्ड तैनात रहता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। डार्क का मानना है कि क्वेश्चन पेपर पर इनविजिबल स्याही या वाटरमार्क से लिखा गया है। वे सभी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए सहमत हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे करें। डार्क फिर उठता है और कमरे में रोशनी का उपयोग करता है ये देखने के लिए कि कागज पर कुछ लिखा है या नहीं। हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो अभी भी इस बात पर जोर देती है कि हर कोई अपनी जांच करे क्योंकि क्वेश्चन उनमें से किसी एक का ही हो सकता है। डेफ को छोड़कर जो अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहता है, हर कोई वैसा ही करता है जैसा वो कहती है। व्हाइट अपना कागज लेता है और उसे रोशनी में जांचता है। जब उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता है तो ब्लैक सुझाव देते हैं कि लेखन यूवी किरणों या एक्स-रे में दिखाई दे सकता है। फिर समूह ये देखने के लिए एक स्विच बोर्ड की तलाश शुरू करता है कि क्या अन्य प्रकार की लाइटें चालू करने का कोई विकल्प है। जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे स्वयं ऐसे प्रकाश के स्रोत की तलाश शुरू कर देते हैं। डेफ उनकी कोई मदद नहीं करता और घबराकर अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। गोरे को कमरे में इमरजेंसी लाइट्स की पट्टियां मिलती है, लेकिन चूंकि कोई स्विच नहीं है इसलिए समूह को इमरजेंसी स्थिति पैदा करने और रोशनी चालू करने के लिए अन्य सभी प्रकाश बल्बों को तोड़ना पड़ता है। ब्राउन ने पलटवार करते हुए कहा कि वे ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए वे इस मामले पर मतदान करते हैं और अंततः योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। कमरे के सभी बल्ब टूटने के बाद आपातकालीन काली रोशनी के कारण यह अचानक नीला चमकने लगता है। डेफ को छोड़कर हर कोई पेपर में क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वे फिर निराश हैं क्योंकि वे क्वेश्चन नहीं देख पाते। ब्रूनेट सभी से स्ट्रिप लाइट की पहली परत हटाने के लिए कहती है क्योंकि वे जलती नहीं है। इससे यूवी किरणें उत्पन्न हो सकती हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं। वे पट्टियों को तोड़ने और प्रकाश का एक और रूप प्रकट करने के लिए महिला की एड़ी का उपयोग करते हैं। हालांकि उन्हें फिर से निराशा ही हाथ लगी क्योंकि ये लाइटें भी काम नहीं करती। अब समूह के पास केवल 60 मिनट बचे हैं। निराश व्हाइट सभी से विकल्पों के बारे में सोचने के लिए कहता है। जैसे ही वे विचार मंथन करते हैं, व्हाइट दर्ज करता है कि वे नंबर 2 के पेपर के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही अयोग्य है। इसलिए वे उसकी मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और पेंसिल से कागज पर निशान लगाने की कोशिश करते हैं, जब तक कोई क्वेश्चन सामने नहीं आता। इसके बाद व्हाइट अपने पेपर को खंडों में फाड़ देता है ताकि वे उनका उपयोग विभिन्न तरीकों से प्रयोग करने के लिए कर सके। इसके बाद वो ये देखने के लिए एक कागज पर पेशाब करता है कि क्या वो लिक्विड एक्टिवेटेड है। हालांकि वो भी काम नहीं करता है। ब्लैक एंड व्हाइट इस बात पर चर्चा करते हुए तीखी बहस में पड़ जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन डेफ की चीख सुनकर वे रुक जाते हैं।
वो अपनी सीट पर चुपचाप सिसक रहा है जबकि बाकी लोग उसे मजे से देख रहे हैं। इसके बाद वो शख्स फ्रेंच भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वे कागज में कुछ देख सकते हैं और दावा करते हैं कि कागज इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। वे उसकी बकवास के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और विचारों पर चर्चा करने में लग जाते हैं। जब ब्राउन बोलता है तो हर कोई चुप हो जाता है। वो अपने स्वयं के सिद्धांत का प्रस्ताव करते हुए दावा करता है कि वे किसी परीक्षा में नहीं है बल्कि किसी प्रकार के सट्टेबाजी शो में है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों ने इस बात पर दांव लगाया है कि दबाव में कौन टूटेगा और उनके वहां रहने का एकमात्र उद्देश्य उनका मनोरंजन है। डाक का मानना है कि बोर्ड के सदस्यों के पास अपने समय के साथ करने के लिए शायद बेहतर चीजें हैं, लेकिन ब्राउन के अनुसार पैसा उनकी सबसे कम चिंता है। उनके जीवन में जितना पैसा है, बोर्ड के सदस्य संभवतः जोखिमों के लिए जीते हैं। अब हर कोई अपने विचारों के साथ आगे आता है। कुछ का दावा है कि इसके पीछे इन्विजिलेटर का हाथ हो सकता है तो कुछ का कहना है कि इसके पीछे सीईओ का हाथ हो सकता है। वे दबाव में दरार डालने लगते हैं और एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। ब्रुनेट आत्मविश्वास से कहती है कि उन्हें देखने वाले कोई नहीं है क्योंकि सीईओ कंपनी में काम करते हैं। उसके पास कंपनी के सभी अधिकार और सभी पर शक्ति है। ये स्पष्ट है कि वो कंपनी के बारे में किसी अन्य की तुलना में अधिक जानती है। ब्राउन उससे पूछता है कि वो सीईओ के बारे में इतना कैसे जानती है। ये पता चला कि ब्रुनेट पहले से ही कंपनी के लिए एचआर में काम कर रही है, लेकिन उसने कभी सीईओ को नहीं देखा है। उसने ऊंची नौकरी के लिए आवेदन किया और अब वो यहाँ है। व्हाइट ने तब खुलासा किया कि उसका पीछा किया गया और उसे नौकरी की पेशकश की गई, लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि उनमें एक बात समान है कि वे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और यह क्या करती है क्योंकि उन्हें कोई क्वेश्चन न पूछने के लिए कहा गया था। ब्रुनेट फिर बताते हैं कि वे बेरोग नामक एक प्रसिद्ध मल्टीमिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए आवेदन कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब दुनिया के युवाओं में एक महामारी फैली तो वे सबसे पहले इसका इलाज ढूंढने वाले थे। वर्तमान में उनका वार्षिक कारोबार $20 बिलियन है। ये सब उनके सीईओ की वजह से है। अचानक ब्लैक ने सुझाव दिया कि कंपनी को शायद नवीनतम घातक बीमारी का इलाज मिल गया है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले रही है। डाक अचानक एक्साइटेड हो जाता है और ब्लैक से इसके बारे में और पूछता है। इससे व्हाइट को संदेह होता है, इसलिए वो डाक से पूछता है कि क्या वह भी वायरस से संक्रमित है। डाक का कहना है कि वो ऐसा नहीं है और मामले को खारिज कर देती है। उस पर से ध्यान हटाने के लिए वो गार्ड के पास जाती है और उससे बात किए बिना उसकी जेब से लाइटर निकालती है। फिर उसकी नजर फायर अलार्म पर पड़ती है। समूह ने स्प्रिंकलर को चालू करने के लिए लाइटर का उपयोग करने की योजना बनाई है क्योंकि पानी संभावित रूप से कागज पर लेखन विकसित कर सकता है। इसके लिए डाक एक कुर्सी पर चढ़ जाती है लेकिन फायर अलार्म तक नहीं पहुंचती। व्हाइट उसे कागज का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा देकर उसकी मदद करता है जिसे वो जलाती है और अलार्म बजाने के लिए उपयोग करती है। जल्द ही पानी बरसना शुरू हो जाता है लेकिन कागज वही रहते हैं। अचानक गार्ड समूह की ओर बढ़ता है। तभी डाक अपने हाथ में मौजूद कागज को खोलती है और उसे अपना कागज बताती है। कंपटीशन को कमजोर करने के लिए व्हाइट ने उसके साथ विश्वासघात किया था। गार्ड डाक को खींचकर ले जाता है। वो व्हाइट को कमीने कहती है। इसके बाद क्रोधित ब्लैक कहता है कि वो व्हाइट बत्तियां बुझा देगा। इससे रोशनी बुझ जाती है और समूह के अनुसार लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड है। जब डेफ फिर से रोना शुरू कर देता है तो वे एक दूसरे से अपनी बातों में सावधान रहने के लिए कहते हैं। व्हाइट उसके सामने बैठता है और उस आदमी को अपना ही कागज फाड़कर खाने के लिए धमकाता है। गार्ड डेफ के पास आता है और उसे भी दूर भेज देता है। अब केवल 5 कैंडिडेट ही बचे हैं। ब्लैक एक भयानक व्यक्ति होने के कारण व्हाइट को नीचा दिखाता है, लेकिन व्हाइट इस बात पर जोर देता है कि उन्हें अपने कंपेटिटर्स को बाहर करने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। वो ये भी दावा करता है कि वो जानता है कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन दूसरों को बताने से इनकार करता है। गुस्से में ब्लैक ने उसे एक ही मुक्के से मार गिराया। फिर समूह उसे एक सीट से बांध देता है और उसके मुंह को टाई से ढक देता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आ जाता है। ब्रुनेट उसके मुंह से टाई हटा देती है और वह अपनी दवा मांगता है, ये कहते हुए कि वह भी वायरस से संक्रमित है और उसे जीने के लिए हर घंटे दवा लेनी होगी। वापस अपनी जेब में गोलियां ढूंढता है लेकिन एक भी नहीं मिलती। इससे समूह को विश्वास हो गया कि व्हाइट सिर्फ बहाना बना रहा है ताकि वे उसे मुक्त कर दें। हालांकि व्हाइट का दावा है कि उनमें से एक ने गोली ले ली है और वादा करता है कि अगर वे इसे वापस देंगे तो वे उन्हें बताएंगे कि सवाल क्या है। जल्द ही वो फिर से होश खो बैठता है और कांपने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ब्लैक का कहना है कि उसे वायरस के कारण दौरा पड़ रहा है। वे उस गोली की तलाश करने लगते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहा था, लेकिन वो कमरे में नहीं मिली। टाइमर पर केवल 15 मिनट बचे होने पर वे गोली के लिए एक दूसरे की जांच करते हैं। ब्रुनेट को ब्राउन पर टैबलेट लेने का संदेह है और वो सही साबित हुई जब उसे उसकी मेज के नीचे च्यूइंग गम में गोली चिपकी हुई मिली। वो इसे व्हाइट को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राउन इसे एक वेंट में फेंक देता है। जैसे ही अन्य लोग इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तनावग्रस्त ब्रुनेट कैमरे के सामने जाती है और इन्विजिलेटर से उस व्यक्ति को बचाने के लिए कहती है, लेकिन चूंकि उसने इन्विजिलेटर से बात की इसलिए उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड बॉबी पिन की मदद से गोली बाहर लाती है और व्हाइट की जान बचाती है। इस प्रक्रिया में वो उसे खोल भी देती है। उसके ठीक होने के बाद हर कोई उससे उसका उत्तर पूछता है जिसका उसने वादा किया था। व्हाइट ने खुलासा किया कि उत्तर स्वयं उम्मीदवार है।
वे इस समय एक क्वेश्चन की तलाश में थे, लेकिन व्हाइट को लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है और अंत में जो बचता है वही उत्तर है। उनमें से बाकी लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, व्हाइट गार्ड से बंदूक लेने के लिए दौड़ता है। ब्लैक उसे एक तरफ धकेल देता है और खुद बंदूक हासिल कर लेता है। वो इसे व्हाइट की ओर पॉइंट करता है, जो आत्मविश्वास से दावा करता है कि वो किसी को गोली नहीं मारेगा। इसके साथ ही व्हाइट ब्लैक पर हमला करता है और बंदूक हासिल कर लेता है। हालांकि जब वो इसका उपयोग करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि बंदूक में फिंगरप्रिंट लॉक है। इसलिए व्हाइट गार्ड का उपयोग करता है और दूसरों पर बंदूक तानता है। वो सभी को अपने आप कमरे से बाहर निकलने की धमकी देता है ताकि वो पद जीत सके। ब्राउन गोली लगने के डर से जवाबी कार्रवाई नहीं करता और जानबूझकर बाहर चला जाता है। ब्लॉन्ड धीरे धीरे बाहर चली जाती है, लेकिन अंत में चिल्लाती है, लाइट्स ऑफ। कमरे में गुप्पा अंधेरा हो जाता है, जिससे व्हाइट रैंडम दिशाओं में गोली चलाता है। जब रोशनी वापस आती है तो ब्लैक फर्श पर निढाल होकर गिर जाता है और उसकी छाती पर एक गोली का छेद हो जाता है। व्हाइट चारों ओर देखता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे के अंदर है। वो उसे भी शूट करने वाला है, लेकिन उसने देखा कि टाइमर बंद हो गया है। अब व्हाइट कैमरे के पास आता है और इन्विजिलेटर को बताता है कि वो प्रतियोगिता का विजेता है। गार्ड उसके पास आता है और उसे समय दिखाता है। व्हाइट ये देखकर सदमे में है कि उनके पास अभी भी 20 सेकंड बचे हैं, जिसका अर्थ है कि वो इन्विजिलेटर से बात करने के लिए अयोग्य है। तब पता चला कि डेफ ने उस समय को बदल दिया था जब वे अन्य चीजों पर चर्चा करने में व्यस्त थे। आखिरकार केवल ब्लॉन्ड ही बची है। वो कमरे में जाती है और डेफ का चश्मा उठाती है, जो उसे बाहर ले जाते समय गिर गया था। उनका उपयोग करते हुए वो कागज को देखती है और उस पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ देखती है। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ जब डेफ ने कमरे में प्रवेश करते हुए खुलासा किया कि वो कंपनी का सीईओ है और सभी पर नजर रखने की परीक्षा में था। ब्लॉन्ड उसके पास जाती है और कहती है, नहीं। सीईओ और इन्विजिलेटर मुस्कुराए, ये देखकर कि उसने क्वेश्चन समझ लिया है और परीक्षा पास कर ली है। ये पता चला कि जब परीक्षण की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने उनसे पूछा क्या उनके पास कोई क्वेश्चन है, तो यह एकमात्र क्वेश्चन था जिसका उन्हें उत्तर देना था। पूरी परीक्षा उम्मीदवारों की बुद्धिमत्ता और चौकसता का परीक्षण करने के लिए निर्धारित की गई थी। वे ब्लॉन्ड को सीईओ के सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं, लेकिन वो नौकरी स्वीकार नहीं करती क्योंकि वो ऐसे संगठन के साथ काम नहीं करना चाहती जो लोगों को मारता है। इन्विजिलेटर ने खुलासा किया कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है और जो गोली उसे लगी है वो एक कैप्सूल है जो शरीर में घुसने के बाद घाव को ठीक कर देती है। ये वास्तव में उनके द्वारा हाल ही में निर्मित जादुई दवा है जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अंत में ब्लॉन्ड नौकरी स्वीकार कर लेती है और सीईओ से हाथ मिलाते ही फिल्म समाप्त हो जाती है। अद्भुत फिल्मों के रिकैप्स के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।